Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sabsham FEI. This is class 10th history, chapter number 5, print culture and the modern world. This is lecture number 3rd of this chapter. Let us start the first topic. Tremble therefore, tyrants of the world. Tremble का मतलब यहाँ पे होता है थरथराना. Tyrants जो डिस्पोटिक रूलर्स थे, जो जालिम रूलर्स थे दुनिया में उस वक्त, वो थरथराए. किसके सामने? प्रिंट के सामने. जब बुक्स वगैरह स्प्रेड होने लगी तो उससे क्या हुआ, लोगों में एनलिटमेंट आ गया, रोशनास हो गए लोग इल्म से. तो अगर हम देखें, बुक्स को कंसिडर किया जाने लगा कि ये स्प्रेड करता है प्रोग्रेस एंड एनलिटमेंट मिड 18th सेंचुरी में. तो यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल की है, एक्चुअली में एक नॉवेलिस्ट थे फ्रांस के 18th सेंचुरी के, लुइस सेबेस्टियन वर्सियर. तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रिंट है ये एक पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस के लिए और लोगों की ओपिनियन को बदलने के लिए. तो बहुत सारे लोगों ने जो नॉवेल्स वगैरह इनके पढ़े, उनमें जो हीरोज वगैरह का कैरेक्टर था जो डिस्पोटिक रूलर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इन्होंने इसीलिए इस्तेमाल किया इस वर्ड को. और अगर हम यहाँ पे बात करें, जब लोगों ने प्रिंट के जरिए जो किताबें वगैरह छपाई गई या जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आए, तो उसमें लोगों के जहन में आ गया कि ये जो टायरेंट्स है, ये जो जालिम रूलर्स है, इनका जो जुल्म है, डिस्पोटिज्म है लोगों पर, इसको हमें ख़त्म करना है. तो उसके बाद अगर हम देखें, जो राइटर्स थे जो इनके खिलाफ लिखते थे, तो ये जो हम कह सकते हैं कि जो टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड थे या जो डेस्पोटिक रूलर्स थे, वो थरथरने लगे प्रिंट के सामने. इसके अलावा प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी आपने पढ़ा है कि बहुत सारे लोग जो थे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा जो फिलासफर्स वगैरह थे उनके थॉट्स को पढ़ा. यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स इसके लिए है कि किस तरह से प्रिंट ने एक अहम रोल अदा किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए. सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जो चर्च और किंग वगैरह था, उनकी पावर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो फिलासफर्स वगैरह थे उन्होंने लिखा, जिसमें वोल्टेयर थे, रूसो थे. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जो रूलर्स वगैरह थे उस वक्त की, जिससे जो लोगों की आंखें थी वो खुल गई. लोग क्वेश्चन करने लगे कि ये जो रूल कर रहे हैं, किस तरह से ये जालिमाना रूल लोगों पे चल रहा है. इसके अलावा प्रिंट ने एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की डायलॉग और डिबेट की, जिसमें फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेपर्स या किताबें वगैरह पब्लिश की गई. तो लोग हर एक किस्म की किताबें पढ़ते थे, या जो पढ़े लिखे नहीं थे वो सुनते थे. तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के ज़हनों में आया कि हम किस तरह से सोशल रेवोल्यूशन कर सकते हैं, किस तरह से रूलर के खिलाफ बोल सकते हैं या लिख सकते हैं. तो बाई 1780s, तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो प्रिंट था उसने मॉक करना शुरू किया, रॉयल्टी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया. तो जो फ्रेंच लोग थे, जो आर्टिस्ट्स वगैरह थे, उन्होंने कार्टून्स वगैरह दिखाए. कार्टून्स में उन्होंने दिखाया, क्रिटिसाइज किया कि जो लेविश लाइफ गुजार रहे हैं मोनार्क्स वगैरह, और बाकी लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं. तो उन कार्टून्स वगैरह के ज़रिए या इसके अलावा कैरिकेचर का इस्तेमाल भी किया गया. तो कैरिकेचर भी एक कार्टून होता है, लेकिन वो एक्चुअली में असली एक पर्सनैलिटी से वो तस्वीर ली गई होती है. कार्टून किसी भी, मतलब किसी रियल लाइफ पर्सनैलिटी को यहाँ पे पर्सनिफाई नहीं करता है, लेकिन कैरिकेचर करता है. इसके अलावा अगर हम देखें, ये जो प्रिंट ने जो ये आइडियाज़ वगैरह स्प्रेड करने में अहम रोल अदा किया, लोगों ने सभी थॉट्स नहीं लिए. कुछ लोगों ने फॉर एग्जांपल, कुछ जो फिलासफर्स थे उन्होंने अच्छा भी लिखा, कुछ ने अच्छा नहीं भी लिखा. तो लोगों ने दोनों पढ़े, लेकिन इससे एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई कि लोगों ने डिफरेंटली सोचना शुरू किया. जिस तरह से पहले उनकी सोच ये थी कि जो किंग है हमें उसके लिए लॉयल रहना है, उसके लिए काम करना है, चाहे जो भी होता था सोसाइटी में सभी लोग एक्सेप्ट करते थे ब्लाइंडली. लेकिन प्रिंट की बदौलत लोगों की आंखें खुलने लगी, और अब वो सोचने लगे कि किस तरह से जो पावर्स है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में हमें मतलब वहाँ पे शेयर करने चाहिए. इसके अलावा अगर हम बात करें, किस तरह से जो जुडिशरी होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किस तरह से लोग जो है वो अपने रूलर को चुनने चाहिए. तो ये सारी पॉसिबिलिटी प्रिंट की बदौलत ही वहाँ पे पॉसिबल हुई.
द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में हमने देखा कि जो प्रिंट था काफ़ी ज़्यादा अब रिवॉल्यूशनाइज़ हुआ, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आने लगी। जो बच्चे थे उनके लिए अब प्रिंट वगैरह जो थी अलग से बनने लगी, क्योंकि जो बच्चे थे या इसके अलावा वुमेन वर्कर्स सभी के लिए यूरोप में 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन आ गई प्रिंट में। सबसे पहले अगर बच्चों की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह कंपल्सरी कर दी गई। उनके लिए किताबें चाहिए थे। अगर आपको याद हो ग्रिम ब्रदर्स जिन्होंने फोक टेल्स, फोकलोर्स वगैरह को जमा करके मतलब किताबों की शक्ल दी थी। अब वो उनके करिकुलम में इस्तेमाल करने लगे लोग। इसके अलावा अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन भी एक इम्पोर्टेंट रीडर्स बने, राइटर्स बने, मैगजीन्स वगैरह वहाँ पे छपने लगे, जिनमें फॉर एग्जांपल ब्यूटी के रिलेटेड या हाउस होल्ड के रिलेटेड या बहुत सारे अलग अलग मैनुअल्स वगैरह छपाए गए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं आपको कुछ प्रिंट की रेवोल्यूशन के रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली में वो टॉपिक ही है कि फर्दर इनोवेशन। अ, इसके अलावा यहाँ पे टॉपिक है लाइब्रेरीज एंड प्रिंट कल्चर। तो 17th सेंचुरी के बाद अगर हम देखें, बहुत सारी जगहों पे लाइब्रेरीज वगैरह बनाई गई। तो वाइट कॉलर उनको कहा जाता है जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। इसके अलावा आर्टिजनस, लोअर मिडिल क्लास पीपल जो थे वो अब आसानी से पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। अब अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल स्कूलिंग वगैरह भी नहीं होती थी या अलग अलग किस्म की किताबें वो पढ़ना चाहते थे तो लाइब्रेरीज में जाके वो पढ़ सकते थे। तो जो सेल्फ एजुकेटेड पीपल थे वो भी अब लिखते थे। इसके अलावा जो शॉर्ट वर्किंग आवर्स थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता था वर्कर्स के पास। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया, सेल्फ एक्सप्रेशन, अब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, लिख सकते थे। तो बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल कमेंट्स लिखे या ऑटोबायोग्राफीज वगैरह किसी और की स्टोरी वगैरह लिखी। तो इस तरह की किताबें वगैरह दिन ब दिन छपने लगी। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज ने काफ़ी जगहों पे कॉलोनीज बनाई थी और वहाँ के लिटरेचर को भी जमा करके उन्होंने अपनी लाइब्रेरीज में ट्रांसलेट करके जमा करना शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि फर्दर इनोवेशन में हम डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज वगैरह इस्तेमाल की गई प्रिंट की मतलब प्रिंट के वसादत से, तो उसमें अगर आपको याद हो मैंने पिछली बार कहा था आपको कि जोहान गिटनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल किया था वो लकड़ी से बनाया गया था। उसकी तस्वीर भी मैंने दिखाई थी। लेकिन 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा इसमें इनोवेशन इस्तेमाल की गई। जो पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस था उसको परफेक्ट किया रिचर्ड एम हो ने, जो न्यूयॉर्क से था। उन्होंने एक ऐसा प्रिंटिंग प्रेस बनाया जिसमें 1 घंटे में 800 शीट्स पर आवर मतलब वहाँ पे छपा सकते थे। तो ये प्रिंटिंग प्रेस ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ऑफसेट प्रेस बनाया गया जो तकरीबन एक ही टाइम पे 6 कलर्स देता था, जो कि मैगजीन्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया गया। तो बजा 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेसेस इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने प्रिंटिंग ऑपरेशन को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। फीडिंग पेपर को भी इम्प्रूव किया गया, क्योंकि पहले पहले सस्ती पेपर का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता था। अब अच्छे पेपर भी आने लगे। तो जो क्वालिटी ऑफ प्लेट्स थे जो इन प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल होते थे वो भी अच्छे होने लगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स वगैरह, या इसके बाद अगर हम आज देखें तो लेज़र प्रिंटर्स वगैरह भी आजकल पूरी तरह से अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम कुछ तस्वीरें देखेंगे इन प्रिंटिंग प्रेस के रिलेटेड। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर्स, तो ये यहाँ पे जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये वो प्रिंटिंग प्रेस है, इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो शीट्स वगैरह है तैयार करता है। इसके अलावा ये ऑफसेट प्रेस है, जो कि मैगजीन्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाला जो है स्टीम पावर से इस्तेमाल किया जाता, जो कि 18th-19th सेंचुरी में इस्तेमाल होता था। तो आपको याद रखना है कि जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह थे, जितनी ज़्यादा इनमें इनोवेशंस आ गई उतनी ज़्यादा तादाद में किताबें छपने लगी, मैगजीन्स, जर्नल्स वगैरह छपने लगे और लोगों को आसानी होने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो लिटरेट होने लगे। अ, इसके अलावा इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट में आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही मैं बता सकता हूँ कि जो इंडिया था पुराने ज़माने से ही यहाँ पे मैनुस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल होता था। लोग हाथों से लिखते थे, जिसमें संस्कृत, अरबिक, पर्शियन वगैरह जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस वगैरह थी, इसके अलावा उनका इस्तेमाल होता था। तो ये हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट जो थे इनको कॉपी किया जाता था पाम लीव्स पे या हैंडमेड पेपर पे।
इसके अलावा अगर हम देखें, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिंट आने के बाद भी कंटिन्यू रहे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव होते थे और इनको सँभालना काफ़ी मुश्किल होता था। जो हैंड प्रिंटिंग वगैरह या हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स पाम लीव्स वगैरह पे होते थे, तो उनको सँभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि वो टूट जाते थे। तो बंगाल में यहाँ पे एक एग्जांपल है कॉलोनियल पीरियड से पहले, तो या उसके दौरान अगर हम बात करें तो वहाँ पे उस वक़्त कॉलोनियल पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स वगैरह भी खुले, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो टीचर्स थे वो बच्चों को ज़बानी पढ़ाते थे, जो उन्होंने अपने टीचर से सुना था ओरली। तो कहा जाता है कि बंगाल में बहुत सारे लोग लिटरेट हुए, मगर उन्होंने कभी किसी किताब को नहीं देखा, ना कभी किसी टेक्स्ट को देखा, लेकिन ज़बानी वो पढ़ते थे और उनको ज़बानी वो समझाते थे कि किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से लोग वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेट हुए, लेकिन प्रिंट की बदौलत काफ़ी ज़्यादा फिर चेंजेस आने लगी। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि जब प्रिंट इंडिया में आया, तो इंडिया में किस तरह से अलग-अलग इनोवेशंस हुई, इंडिया में किस तरह से चेंजेस आ गई, लिटरेसी रेट किस तरह से बढ़ने लगी। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स वगैरह दिखा रहा हूँ जो इंडिया में लिखे गए थे। यहाँ पे संस्कृत के कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इस तरह से इनको सेव किया गया था काफ़ी ज़्यादा सदियों से। तो ये भी हैंड प्रिंटिंग है और ये भी इनको भी काफ़ी अरसे से प्रिजर्व करके रखा गया है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट इन इंडिया। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।